जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के स्टूडेंट के लिए लेकर आ गए हैं आपका अगला प्रैक्टिस सेट PYQ वाला 8/4/2024 का सेकंड शिफ्ट वाला ये पेपर है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं फटाफट से। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सेट लगाना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नायक का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। नायक का संधि विच्छेद, तो देखिए ध्यान रखिएगा, नायक का संधि विच्छेद होता है नए जोड़ अक, क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अच्छा, कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आयादी संधि हो जाएगा। कौन सा संधि, आयादी संधि। आयादी संधि का नियम आपको बताए थे कि जैसे स्वर वर्ण में आयादी संधि कहता है कि ए, या ओ या औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, है ना, इसके बाद। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कहेंगे सर यानी कि ये वाला आया हुआ है। उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण क्या है, तो अ आया हुआ है ना। तो बस इतना याद रखिएगा, ए, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण, हर्षई, दीर्घई, ओ, औ, आ, कुछ भी आए इधर में, है ना, लेकिन इधर में ए, ओ, औ रहना चाहिए। तो ए का क्या बनता है, तो ए का बनता है आय का क्या बन जाता है, कहेंगे सर जी आय। और ओ का क्या बनता है, तो कहेंगे सर औ। और इसका क्या बन जाता है, आव। इस प्रकार से बनता है, बताए थे ना आप सभी को। तो यहाँ पर अय है और इसका क्या बन जाता है, कहेंगे सर आय बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर 9 में आकर लग के यो लगा है ना, नाय बना है ना यहाँ पर, है ना। तो क्या बोलेंगे, नायक बन गया, समझ गए। और कौन सी संधि हो जाएगा यहाँ पर, तो कहिए आप लोग कहिएगा सर यहाँ पर आयादी संधि, QC का नियम यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो नियम भी याद रखिएगा और कौन सा इसमें संधि विच्छेद कौन सा करेक्ट होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। नए जोड़ अक होता है। कहता है चौराहा शब्द में समास बताइए। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो कहिएगा सर काउंटिंग आ रहा है यहाँ पर, चौ माने 4 है ना, तो 4 राह वाला रास्ता, द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कनक लता में समास बताइए। कनक लता में कौन सा समास हो जाएगा, सर समास विग्रह क्या होगा, कनक के समान लता, है ना, क्या हो जाएगा, कनक के समान लता, समान लता। यहाँ पर है कौन सा, कहेंगे सर विशेष विशेषण, है ना। यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। कनक के समान लता, कनक माने होता है सोना, लता माने हो गया बेल, जो होता है ना, बेल लटका हुआ होता है पेड़ों वगैरह में। तो यहाँ पर एक विशेष अर्थ निकलता है, विशेष विशेषण इसको बोलते हैं। तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा, कहेंगे सर कर्मधारय समास है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ये रहा आपका गद्यांश वाला। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता है सच्चा धर्म क्या है। ये जो है गद्यांश से ही पूछा हुआ है, तो गद्यांश को हम लोग देखना होगा एक बार, है ना। देखिए, कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे, ठीक। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं, परहित ही सच्ची मानवता है। वहाँ पर पूछ रहा है सच्चा धर्म क्या है। यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर इस प्रकार से शब्द मिल सकता है, यही सच्चा धर्म है। अच्छा, यही सच्चा धर्म है, यानी इधर जितना लाइन हम लोग पढ़े हैं ना, कि दूसरों सुख दुख में दूसरे का भी साथ दे, है ना, बाकी अपना स्वार्थ छोड़ करके दूसरों के हित की भी सोचें, यही सच्ची मानवता है। अच्छा, आगे भी पढ़िए। कहते हैं मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से और तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित ही है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना यानी खराब रास्ता से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना, ये भी परहित के ही अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कहता है भगवान श्री राम ने जिस प्रकार से ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया, ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया, सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं तालाब आदि का खुदवा कर जनता का उपकार किया, यही मानवता का प्रमुख धर्म है। तो सवाल है कि सच्चा धर्म क्या है, तो कहेंगे अहिंसा सर नहीं। देखिए सत्यनिष्ठा, दया और परोपकार में सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, तो कहिएगा सर सबसे सटीक आंसर हो जाएगा परोपकार, माने दूसरों पर किया गया उपकार, उसी को कहते हैं परोपकार। तो यही सच्चा धर्म हम यानी कि गद्यांश के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। हालांकि परोपकार शब्द कहीं पर इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, लेकिन गद्यांश पूरा पढ़ने के बाद यही आंसर ना सबसे सटीक लग रहा है, कहिएगा सर हाँ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, अबेंडोनमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा। अबेंडोनमेंट, तो कहिएगा सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परित्याग। अबेंडोनमेंट मतलब परित्याग। यहीं पर है, कहता है एडजर्न के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर एडजर्न के लिए सही पारिभाषिक शब्द हो जाएगा स्थगित करना। क्या हो जाएगा, स्थगित करना, किसी चीज़ को रोक देना ना, उसी को कहते हैं स्थगित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कार प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है, बताइए। पत्रकार, चित्रकार, प्रमाण, कलाकार, तो कहिएगा सर सब में कार सर प्रत्यय तो यहाँ पर लगा हुआ है, प्रमाण में सर नहीं लगा है। कहता है दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा पदबंध है, बताइए। दशरथ एक व्यक्ति का नाम, पुत्र उसका कौन, तो राम, ये भी एक व्यक्ति का नाम, और किसको मारा, रावण को, ये भी एक नाम।
तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? कहेंगे सर संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पदबंध हो जाएगा? कहेंगे सर संज्ञा पदबंध, है ना। तो आंसर कौन सा है? ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है आगे नाथ न पीछे पगहा लोककृति का क्या अर्थ हो जाएगा? बताइए। आगे नाथ न पीछे पगहा, पूजा पाठ करना, साधु बनना, किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना या बहुत व्यस्त रहना। तो कहिएगा सर आगे नाथ न पीछे पगहा का माने होता है कि कोई भी जिम्मेदारी उसके ऊपर है ही नहीं। कहता नहीं कि भाई तुम्हारे आगे नाथ न पीछे पगहा है, मतलब तुम्हारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, तुम्हें क्या टेंशन, है ना। तो आंसर कौन सा? सी होगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए। अशुद्ध वाक्य कह रहा है, यानी 3 इसमें आपको शुद्ध मिलेगा। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, वाह कैसा मनोहरी दृश्य है, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो रहा है। अशुद्ध कहाँ पर लगा? कहिएगा सर अशुद्ध तो सर डी में लग रहा है ना। तो बिल्कुल आप सही भी हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पर सौभाग्यवती शब्द नहीं होगा, हमारी आयुष्मती बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह हो रहा है। कन्या माने बेटी, तो क्या बोल सकते हैं कि हमारी आयुष्मती कन्या का या हमारी आयुष्मती बेटी का विवाह हो रहा है। सौभाग्यवती शब्द उसके लिए आता है जो पहले से ही शादीशुदा है ना। उस महिला के लिए या उस लड़की के लिए क्या आएगा शब्द? सौभाग्यवती। जो कुंवारी है उसके लिए आयुष्मती शब्द यूज होता है। तो यहाँ पर सटीक आंसर डी वाला हो जाएगा, अशुद्ध कह रहा था, है ना। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है मेरी बहन कल दिल्ली से आएगी, काले शब्द में कौन सा पदबंध है? यानी इस शब्द में बताना है। मेरी बहन, इसमें कौन सा पदबंध है? तो देखिए कहिएगा सर मेरी एक प्रकार का सर निजवाचक सर्वनाम है ये, तो सर्वनाम पदबंध भी बोल सकते हैं, लेकिन बहन यहाँ पर संज्ञा हो जाता है। तो अब देखिए कि ये मेरी जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है? तो कहेंगे सर ये बहन के लिए आया है। तो यहाँ पर प्रधान शब्द कौन सा हो जाता है? ये बहन हो जाता है। तो इस वजह से आपको सर्वनाम ना लगा करके आपको संज्ञा पदबंध लगाना है। आंसर कौन सा होगा? कहिएगा सर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है किस वाक्य से असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है? असमर्थता और निषेधार्थ, तो आपको पता है ना कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, क्या दिखाता है? यानी असमर्थता ही तो दिखा रहा है, निषेधार्थ ही तो दिखा रहा है। तो कौन सा यहाँ पर वाच्य होता है? कहिएगा सर भाववाच्य का ये रूप होता है ना। तो आंसर आपका डी बिल्कुल सही है भाई मेरे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब शुद्ध वाक्य यहाँ पर यानी कहने का मतलब 3 वाक्य इसमें अशुद्ध मिलेगा। कृपया आप ही यह बताएं, देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है, उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली, देरी ना करना। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध ही पहले देख लेते हैं। कहते हैं देश की वर्तमान मौजूदा, वर्तमान माने क्या होता है कि अभी का समय, और मौजूदा माने भी वही होता है। तो 2 बार एक ही जैसा शब्द यूज करना यहाँ पर जरूरी है नहीं, कहिएगा सर यहाँ पर गलत है। उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली, मृत्यु दंड का मतलब क्या होता है? मौत की सज़ा, है ना। तो फिर यहाँ कहता है सज़ा मिली, यानी मृत्यु दंड का मतलब ही जब मौत की सज़ा, यहाँ सज़ा शब्द इसी में जब आ जाता है तो फिर सज़ा लिखना जरूरी था नहीं। यहाँ ये कह सकते हैं कि उसे मृत्यु दंड मिली, ये बोलेंगे डायरेक्ट, है ना। या यहाँ पर भी क्या बोल सकते थे? देश की वर्तमान अवस्था अच्छी नहीं है या देश की मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है, ये बोल सकते हैं ना। इस प्रकार से दोनों शब्द यूज नहीं होता है, यहाँ पर भी दोनों शब्द यूज हो गया। अच्छा अगला देखिए, कहता है देरी ना करना, ये अशुद्ध है। हम ये बोल सकते हैं कि देरी मत करना, है ना, देरी मत करना। और यदि आप ना शब्द लगाते हैं तो आप ये कह दीजिए कि देर ना करना, देर ना करना, फिर वहाँ देरी शब्द यूज नहीं होगा। इस प्रकार से शुद्ध होता है। तो फिर बच गया सर ऑप्शन ए, यही वाला फिर शुद्ध है ना। कृपया आप ही यह बताएं, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि काव्य की आत्मा किसे माना गया है? व्यंग्यार्थ को, लक्ष्यार्थ को, मुख्यार्थ को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भाई मेरे, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कहिएगा सर फिर कैसे ऐसा हो सकता है? काव्य की आत्मा किसे मानेंगे? देखिए अलग अलग विद्वान के द्वारा काव्य की आत्मा अलग अलग माना गया है। आप लोग पढ़े होंगे, आपका बिहार डीएलएड में क्वेश्चन पूछा गया कि आचार्य वामन जी के द्वारा काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? क्वेश्चन आया था ना। हाँ, करा चुके हैं आप सभी को। तो कहेंगे सर रीति को कहा जाता है। तो आपको 2-3 लिखवाते हैं कि अलग अलग विद्वान के द्वारा क्या क्या मानना है, काव्य की आत्मा किसे मानते हैं। हो सकता है जब आचार्य वामन वाला पूछा है तो अगला भी पूछ सकता है, तो लिख लीजिए कहीं पर। तो यही वाला पहले लिख लीजिए कि आचार्य वामन जी के, आचार्य हम ना लिख के सिर्फ वामन लिखते हैं ना। तो वामन जी के द्वारा काव्य की आत्मा किसे माना गया है? तो कहेंगे सर रीति को। इसके अलावा एक है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी, लिख लीजिए। आचार्य ना लिख करके हम सिर्फ रामचंद्र शुक्ल लिख देते हैं ना। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो है काव्य की आत्मा किसे माना गया है? तो कहिएगा सर रस को माना गया है ना, रस जो होता है ये। एक याद रखिएगा आनंदवर्धन, इसका भी हो सकता है पूछ लिया जाए।
आनंदवर्धन, क्या बात, इधर कोयल बोल रहे हैं ना। तो आनंदवर्धन जी के द्वारा काव्य की आत्मा किसे माना गया है, तो कहेंगे सर काव्य को माना गया है। काव्य की आत्मा को किसे मानते हैं, काव्य को। ये आनंदवर्धन का कहना है। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है रस भाई जो है काव्य की आत्मा है। वहीं वामन जी का क्या कहना है, आचार्य वामन जी का रीति जो है ये काव्य की आत्मा है। तो ये तीनों का क्या क्या कहना है वो याद रखेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। बाकी यहाँ पर तो आंसर डी हो जाएगा, है ना। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दोनों आँखों के अंधे व्यक्ति को देखकर, अच्छा दोनों आँखों के अंधे व्यक्ति को देखकर अमित कहता है कि देखो दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति आ रहा है। बता दीजिए तो इसमें कौन सा शब्द शक्ति लगा हुआ है। जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं सबको पता होगा इसका आंसर, है ना। कहिएगा हाँ सर, व्यंजना शब्द शक्ति यहाँ पर लगा हुआ है। एक विशेष अर्थ यहाँ पर निकलता है, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, कहेंगे सर बी। एक तो दोनों आंखों से अंधा है व्यक्ति, ऊपर से कहता है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि माने कि आंख बंद करके भी देखने वाला व्यक्ति को दिव्य दृष्टि कहा जाता है। तो पहले से तो ये आंख से अंधा है और कहता है कि भाई बिना आंख से भी देख सकता है। देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी तरह से एक अलग ही अर्थ इसका निकल रहा है, बढ़ा चढ़ा करके बातें कहा गया है। इस प्रकार से बोला जाता है, मतलब ऐसा शब्द होता है किसी को चिढ़ाने वगैरह के लिए ना, इस प्रकार का शब्द यूज होता है। तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होता है, बी आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कहाँ गए हम, अच्छा यहीं पे हैं। देखिए कहता है काव्य आभूषण है, बताइए काव्य आभूषण है कौन, यानी काव्य का आभूषण किसे माना गया, अलंकार को, प्रत्यय को, उपसर्ग को या विशेषण को। यही सवाल थोड़ा दूसरी तरह से भी पूछ सकता है कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। तो शोभा बढ़ाने वाला तत्व कहिए या उसका आभूषण कहिए, एक ही बात है ना। तो कहिएगा सर बता चुके हैं अलंकार को काव्य का आभूषण माना गया है। तो दोनों तरह से ध्यान रखेगा। अगर पूछा जाए काव्य का आभूषण, इसका कहने का मतलब कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है, कहेंगे सर अलंकार है। एक बार और करा चुके हैं ये सवाल आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें कौन सा अलंकार है बाबू मेरे बताइए। नवजीवन दो घनश्याम हमें। देखिए कहिएगा सर घनश्याम मतलब, देखिए बाबू यहाँ पर दो तीन अर्थ निकलता है। कहिएगा सर कैसे, घनश्याम माने एक श्री कृष्ण को भी कहा गया है घनश्याम, और यहाँ पर नव जीवन माने कि नया जीवन। तो श्री कृष्ण को कहता है कि भाई हमको नया जीवन दो, है ना, उससे आग्रह कर रहा है या फिर ये कहें कि प्रार्थना कर रहा है कि हे कृष्ण या हे घनश्याम हमें नया जीवन दो। और इसके अलावा घनश्याम माने बादल भी होता है, घनश्याम माने बादल भी होता है। तो बादल से कह रहा है कि हमें नव जीवन दो, कहने का मतलब हमें पानी दो जिससे कि हमारा जीवन बच सके, है ना। तो एक शब्द के कई सारे अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, और एक शब्द के जब कई सारे अर्थ निकले तो सर उसको हम लोग बोलते हैं श्लेष अलंकार। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन कहता है चरण कमल बदों हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है। तो कहिएगा सर इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार, है ना। चरण को किसके समान माना गया है, कमल के समान मान लिया गया, बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, कहेंगे सर रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन कहता है रूपक अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो कहिएगा सर आंसर बी बिल्कुल सही है। अच्छा ये किसके अनुसार, सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे कि भरत मुनि के अनुसार, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि भरत मुनि के अनुसार रूपक अलंकार के कितने भेद हैं। तो कहेंगे सर 10 भेद हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोन गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। कौन सा अलंकार है भाई मेरे बताइए, बताइए 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 आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। सर मनहु शब्द यहाँ पर मिल गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार बोलेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आग हूँ जिससे दुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पलकें। कौन सा अलंकार है, पहले ही लाइन से आपको आंसर इसका निकल रहा होगा। आग हूँ जिससे दुलकते बिंदु हिमजल की, मैंने पहले कहता है आग हूँ फिर कहता है हिमजल, है ना, यानी बर्फ वाला जल। तो आग और फिर बर्फ वाला जल एक दूसरे के अपोजिट शब्द है, तो कहेंगे सर विरोधाभास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय यानी कि थोड़ा सा समय लगे उसे क्या कहते हैं। अल्प समय जिसमें लगे जिन वर्णों के उच्चारण में उसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व वर्ण। क्या बोलेंगे, ह्रस्व वर्ण। अच्छा यहीं से क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि ह्रस्व से दुगुना समय किस जिसमें लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, करा है ना आप सभी को। तो ह्रस्व से दुना या दुगुना समय, दुना ही बोला जाए, दुना कहिए या दुगुना कहिए, क्वेश्चन में आपका दुना शब्द लिखा हुआ है। तो ह्रस्व से दुना समय जिसमें लग जाए उसको क्या बोलते हैं, कहेंगे सर उसको हम लोग बोलते हैं लघु, लघु बोलते हैं, या लघु को ही आप दीर्घ कह लीजिए, एक ही शब्द है ना, उसको लघु वर्ण कहते हैं या दीर्घ वर्ण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो कहेंगे सर आंसर ए बिल्कुल सही है, 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है काव्य गुण क्या है, काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाला तत्व है, या काव्य में रस अलंकार और छंद का समावेश है, काव्य का स्वरूप है, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। काव्य गुण क्या है, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाला तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, काव्य गुण कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का देखिएगा, कहता है कि इन निम्नलिखित में किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। बता चुके हैं आप सभी को भाई मेरे। कहिएगा सर श्रृंगार रस को, है ना, श्रृंगार रस को क्या दिया गया है, रसराज की संज्ञा। इसमें प्रेम का भाव आता है, प्रेम का भाव। चलिए अच्छा, ये रहा आपका साइंस का सेशन। तो चलिए इसको भी शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन साइंस का कहता है कि जैव तकनीक कृषि में निम्नलिखित में से मुख्य तकनीक क्या है। कहिएगा सर उत्तक संवर्धन हो जाएगा। क्या बोलेंगे, उत्तक संवर्धन। ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं नीचे अभिक्रिया के बारे में कथनों में कौन सा कथन गलत है। बताइए नीचे अभिक्रिया के बारे में कथनों में से कौन सा कथन गलत है। PbOC और इधर बन रहा है Pb और इधर बन रहा है CO2। देखिएगा अच्छा, ऑप्शन क्या कर रहा है, कहता है लेड अपचयित हो रहा है। अपचयित किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन हटता हो, उसी को ना अपचयन कहते हैं जी। कहिएगा हाँ सर। तो यहाँ पर लेड का फॉर्मूला क्या है, तो लेड का सर Pb नहीं, ये कहना गलत है। देखिए हम ये बोल सकते हैं कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, लेड ऑक्साइड है ना, PbO को क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड बोलते हैं। तो लेड ऑक्साइड भले अपचयित हो रहा है, मैंने लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, कहिएगा सर नहीं, हट गया यहाँ पर। यानी लेड ऑक्साइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, मैंने ऑक्सीजन उससे हट गया। समझ गए। तो लेड ऑक्साइड में हो रहा है, लेड में नहीं हो रहा है। यहाँ पर लेड लिखा हुआ है इसलिए गलत है। कहता है CO2 उपचयित हो रहा है। अच्छा उपचयित मतलब क्या होता है, तो कहेंगे सर उसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, यानी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। तो देखिए तो CO2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या, कहिएगा सर CO2 यहाँ पर है, C यहाँ पर है, यहाँ पर ये लाइन फिर गलत लिखा है। ये कह सकते हैं कि कार्बन उपचयित हो रहा है, मैंने कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो देखिए ना कार्बन यहाँ है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, आगे चल के कहिएगा हाँ सर इसमें CO2 बन गया, यानी ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ये नहीं कहेंगे कि CO2 उपचयित हो रहा है। CO2 उपचयित हो करके बना है ना, हो उपचयन किसका हो रहा है, कहेंगे सर कार्बन का हो रहा है। तो ये लाइन वापस यहाँ पर भी इसी प्रकार से गलती लिख दिया गया है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ कहता है उपचयित हो रहा है, अब किसका उपचयित हो रहा है ये तो बता ही नहीं रहा है, सिर्फ उपचयित हो रहा है लिखा है। तो ऑप्शन ये भी फिर गलत है। यहाँ कहता है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही है, आपको पहले ही लाइन में बताएं। देखिए लेड अपचयित हो रहा है ये कहना गलत है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ये हम कह सकते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, कहते हैं नीचे अभिक्रिया के बारे में कथनों में कौन सा कथन गलत है। ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है। यहाँ पर ये पूछना चाहिए कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होगा, सही के मामले में सर ऑप्शन डी होगा। और ये क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सही आएगा, यहाँ पर हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो, और चूंकि बुक है तो मिसप्रिंट होता ही है, आप सभी को बताए हैं। तो करेक्ट आंसर बाबू मेरे यहाँ पर डी हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, यदि सही पूछा जाए तब, ठीक है। गलत पूछना तो ऑप्शन तो भाई 3 यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है इनमें कौन एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अच्छा एक होता है एल्केन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा +2। एल्केन के बाद नंबर आता है एल्किन का, 3 होता है, एल्केन, एल्किन, और एक होता है एल्काइन। क्या होगा, कहेंगे सर एल्काइन होता है। इसका CnH2n प्लस का 2 होता है, इसमें क्या होता है बस 2 घट जाता है। तो ये यानी 2 वाला क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, यानी घटने का मतलब हट ही तो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो CnH2n बस बच जाएगा। एल्काइन में क्या होता है, तो बस इसमें फिर वापस से घटेगा, नहीं 2 फिर वापस इसमें घटाना है। तो इस बार घटाने का मतलब है यहाँ पर CnH2n -2 सर यहाँ पर करना होगा। हाँ तो यही होता है फॉर्मूला, आपको याद रखना है, ठीक है। हमको किसका पूछ रहा है, कहता है एल्केन का बताइए। तो एक काम करिए, एक एक तरफ से रख के देखिए। C का मान ये क्या रखा है, तो कहिएगा सर C का मान 2 रखा है। तो चलिए हम लोग रखते हैं C का मान इसके ऊपर ना सर जी, एल्केन है यहाँ पर, तो एल्केन वाला फॉर्मूला पे रख के देखिए कौन एल्केन है इसमें। तो C का मान सर यदि 2 रखते हैं, यानी N का मान यहाँ पर हम लोग क्या रख दिए, 2 रख दिए, तो H क्या निकलेगा सर 2 नाम सर यहाँ 4 हो जाएगा, और ये 2 छूटेगा तो कितना होगा, कहेंगे सर 6 हो गया। यहाँ पर देखिए C3H है, यानी कि C का मान 3 रखा है। तो रख के देखते हैं इस बार। C का मान यदि हम लोग 3 रखते हैं तो C3 हो गया, और H का मान क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 2n+2 होता है। तो इसका मतलब सर 3 दूना 6 और 2 हो जाएगा 8, यानी H बन जाएगा सर 8। देखिए C3H8 है, कहिएगा सर है। अच्छा इसको भी चेक कर लेते हैं। C4 है तो H का मान 10 वापस सही में होता है क्या, तो करते हैं। C का मान यदि हम लोग 4 रखते हैं तो H का फॉर्मूला है कि 2n+2 होना चाहिए, है ना। तो सर 4 दूना 8 और +2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो सर हाँ H10 हो जा रहा है। यानी ये भी सारे के सारे क्या हैं, एल्केन के ही फॉर्मूला हैं, है ना। तो इनमें सारे के सारे क्या हैं, कहेंगे सर सब एल्केन ही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें सभी। लेकिन वो वाला भी याद रखिएगा, एल्केन के बाद एल्किन आता है, उसमें +2 नहीं होता। एल्काइन में क्या होता है, उसमें -2 लग जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। हो सकता है एल्केन का पूछे आपसे, एल्किन का पूछे, एल्काइन का पूछ ले, ध्यान रखिएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा है किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है।
वाष्पीकरण, थिराना यानी जिसको अवक्षेपण भी कहते हैं, छानना या चुनना। तो कहिएगा सर समुद्री जल प्राप्त करने के लिए हम लोग वाष्पीकरण विधि को अपनाते हैं, तो आंसर होगा आपका ए। यहीं पर अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्रिप्टोगेम क्या है? बिना बीज वाला पौधा, बीज वाला पौधा है कि बिना बीज वाला पौधा है, या अंडाशय वाले पौधे या फल वाले पौधे हैं? क्रिप्टोगेम किसको कहते हैं? तो बाबू मेरे ध्यान रखिएगा, जो बिना बीज वाला पौधा होता है ना उसको क्रिप्टोगेम कहते हैं। समझ गए ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जैसे सिकोया जैसा पेड़ जो है ना वो सब क्रिप्टोगेम के ही अंतर्गत आते हैं, है ना। बड़े बड़े जीवाश्म वाले पेड़, विशाल पेड़ सब जो आता है वो क्रिप्टोगेम के ही अंतर्गत आते हैं, बिना बीज वाले पौधे माना जाता है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, उसका बीज भी काफ़ी छोटा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लिग्निफाइड कोशिका भित्ति किसकी विशेषता है? बताइए। लिग्निफाइड कोशिका भित्ति, देखिए इसको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना होगा, लेकिन उतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं। इतना तो आप समझते होंगे कि जो जाइलम और फ्लोएम उत्तक होता है, ये किसका उत्तक होता है? पेड़ पौधे वाला उत्तक का नाम है ना जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है सर? पानी का परिवहन करता है पेड़ पौधों में, और फ्लोएम सर भोजन का परिवहन करता है। तो आप सभी लोग पढ़े। तो जो जाइलम होता है ना बाबू मेरे, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। कौन कौन सा? तो एक का नाम है ट्रेकिड, एक का नाम है वेसल, एक का नाम है जाइलम फाइबर, और एक का नाम है जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये ज़्यादा डिटेल में हो जाता है, तो उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। आप बस ध्यान रखिएगा कि इसका जाइलम का ही एक कोशिका का नाम है ट्रेकिड, और ये ट्रेकिड होता है, ये पानी का परिवहन एक्चुअल में यही करता है जाइलम के अंदर, है ना, यही कोशिकाएं करता है। और ये काफ़ी मजबूत भी होता है। लिग्निफाइड का मतलब ही होता है कि कठोर और मजबूत, या ये कहें कि मोटा होना। लिग्निफाइड का मतलब यही हो रहा है। तो जाइलम के ट्रेकिड को ही कहते हैं हम लोग कौन? लिग्निफाइड कोशिका। समझ गए ना? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसको और डिटेल में जब इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा होगा सेशन, तो उतना ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है ना। देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? बताइए। पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, या सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, या उपरोक्त में से सभी? कई सारे स्टूडेंट हैं उपरोक्त में से सभी लगा देंगे। देखिए पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या है? जो प्रकृति ने हमें दिया है उसका संरक्षण हमें करना है, तो क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमें करना है ना, उसी को ना बोलेंगे पर्यावरण संरक्षण। सांस्कृतिक या आर्थिक हम पर्यावरण संरक्षण कैसे बोल सकते हैं? तो डी आंसर नहीं लगाना है आपको। आंसर आपका क्या होगा? कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है श्वसन है कैसा क्रिया है? एनाबोलिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, कैटाबोलिक क्रिया है, बायोफिजिकल प्रक्रिया है, क्या है? तो देखिए श्वसन एक प्रकार का मेरे भाई हो जाएगा एनाबोलिक, कैटाबोलिक क्रिया। कहिएगा सर कैटाबोलिक क्रिया किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिसमें बड़ा कोई अणु छोटे छोटे अणु में जब टूटने लगे उसी को कहते हैं कैटाबोलिक प्रक्रिया। जैसे मोटा मोटा समझिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आप सभी लोग जानते हैं? कहेंगे सर C6H12O6 होता है। तो जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें क्या लेते हैं? कहेंगे सर जी ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। ये जब संतुलन करिएगा तो यहाँ पर 6 आता है, यही होता है कैटाबोलिक प्रक्रिया वाला, है ना। ये फार्मूला होता है, यानी रासायनिक प्रक्रिया होता है। जब इसको डिटेल में आप पढ़िएगा तो इस प्रकार से आपको फार्मूला पढ़ने को वहाँ पर मिलेगा। इसमें होता यही है कि ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, तो क्या क्या बाहर निकलता है? कहेंगे सर CO2 बाहर निकलता है, इसके अलावा है ना H2O यानी कि जलवाष्प बाहर निकलता है, इसके अलावा सर ATP यानी ऊर्जा का निर्माण होता है, श्वसन के ही दौरान होता है। पढ़े ना आप सभी लोग? तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यानी एक बड़ा अणु जिसको ग्लूकोज हम लोग कह रहे हैं, एक बड़ा अणु छोटे छोटे कई अणुओं में टूट रहा है। तो बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है? कैटाबोलिक क्रिया। एनाबोलिक क्रिया किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश संश्लेषण वाला घटना होता है ना, उसमें छोटे छोटे, जैसे यही इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, वो जलवाष्प लेते हैं, ये सब ले करके छोटे छोटे अणु को ले करके एक बड़ा अणु क्या बना करके हमें देता है? ग्लूकोज के रूप में। फल वगैरह जो निर्माण होता है उसमें क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है, यानी सर फल बना करके देता है, ग्लूकोज बना करके देता है। जब छोटे अणु से जुड़ करके कोई बड़ा अणु का निर्माण हो तो उसे हम लोग एनाबोलिक की प्रक्रिया कहते हैं। जस्ट अपोजिट कैटाबोलिक आप सभी को बता चुके हैं। और ये जब दोनों प्रक्रिया मिल जाए तो उसको हम लोग कौन सा प्रक्रिया कहते हैं? तो आप सभी लोग पढ़ेंगे एक मेटाबॉलिज्म, पढ़े ना मेटाबॉलिज्म। तो हमारे शरीर में जब कोई खाना वगैरह का पाचन होता है ना, तो उसमें बड़ा अणु से छोटा अणु भी टूटता है और छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़ा अणु का भी निर्माण होते रहता है। यानी कैटाबोलिक प्रक्रिया और एनाबोलिक प्रक्रिया दोनों उसमें होते रहता है हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म का प्रक्रिया। आप लोग पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा होगा, देखे होंगे कि मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया किससे कहते हैं। तो जो भोजन का पाचन होता है ना, मेटाबॉलिज्म ही प्रक्रिया होता है। तो तीनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एनाबोलिक क्या होगा? तो कहेंगे सर छोटे छोटे अणुओं से जुड़कर बड़ा अणु का निर्माण होना एनाबोलिक। कैटाबोलिक में सर बड़े अणु से छोटे छोटे अणु का टूटना श्वसन के दौरान, यही होता है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑप्शन सी सही है आपका, कैटाबोलिक प्रक्रिया। और बाकी एक मेटाबॉलिज्म याद रखिएगा, जिसमें छोटे बड़े अणु सारे का टूटना जुड़ना ये सब जो होते रहता है, ये मेटाबॉलिज्म में होता है। ठीक, चलिए डिटेल हो ही गया कहीं ना कहीं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन ये समझाना थोड़ा जरूरी था। याद रखिएगा तीनों, है ना, कहीं से भी पूछ सकता है। कहता है मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? बताइए।
तो अच्छे से आप सभी को पता है कि सर फैलोपियन ट्यूब में होता है, पता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा ये है न्यूमेरिकल वाला, तो ये देख लेते हैं थोड़ा इसको भी। कहते हैं एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हो जा रहा है, तो इसका त्वरण बताइए। त्वरण पूछ रहे हैं। अच्छा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप सभी को क्या बताए हैं, तो कहिएगा सर भी, अच्छा यू माइनस होता है ना, यू माइनस भी होता है, यानी प्रारंभिक चाल, सॉरी अंतिम चाल होगा, हाँ उल्टा हम लिख दे रहे हैं क्या, भी माइनस यू होता है, सॉरी, है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ पर सर, समय अंतराल हो जाएगा। तो भी आपका यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर अंतिम वेग, और यू क्या है, ये कहेंगे सर प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना है सर, कहेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे, ऑप्शन देखिए मीटर प्रति सेकंड में सब दिया हुआ है ना, और यहाँ पर भी देखिए 10 सेकंड दिया हुआ है। इसी को जो है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना होगा। आप सभी को बताएं मीटर प्रति सेकंड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा। बस सर 36 में क्या करेंगे, मीटर यानी छोटका में बदल रहे हैं तो सर 5/18 करेंगे। वहीं अगर प्रति घंटा में बदलना होता घंटा वाला में, तो बस 18 के ऊपर करके 5 नीचे करते हैं, 18/5। ये भी आप सभी को बताए हैं किसी क्लास में, हमको याद है ना। तो यहाँ पर क्या होगा सर, 18 दूना 36, 5 दूना सर 10 हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग क्या निकल गया, 10 मीटर प्रति सेकंड निकल गया, किलोमीटर प्रति घंटा हट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बाबू मेरे 5/18 कर दीजिए, 18 से कटेगा सर, 18 चौका 72 होता है सर, 5 चौका 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड सर यहाँ पर द्वितीयक जो है गति निकल गया ना, वेग निकल गया। अब यहाँ पर क्या करना है, बस यही फॉर्मूला आपको एक्सीलरेशन वाला लगाना है। तो कहेंगे सर द्वितीयक जो गति होता है उसमें से प्रारंभिक गति को घटाना है, यानी कि 20 में से क्या घटाना होता है, 10 घटाना होता है, सर समय अंतराल लगा देना होता है। यहाँ पर टी है 10, बस घटाइए बाबू मेरे कितना, 10/10 हो जाएगा, काटेंगे तो सर 1 निकल जाएगा। क्या निकल रहा है, तो सर एक्सीलरेशन यानी त्वरण निकाल रहे हैं सर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन का है ना, ऐसा ही मात्रक होता है। तो आंसर आपका क्या निकल रहा है, तो ऑल ओवर कहेंगे सर ऑप्शन डी निकल गया ना, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सिंपल था, ठीक है ना, बस समझना है, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल है। कहता है कि 100 वाट का एक बल्ब है, 1 मिनट तक जल रहा है, तो ऊर्जा की खपत क्या होगी, ये पूछ रहा है, बताइए क्या होगा बाबू मेरे। तो देखिए ऊर्जा का फॉर्मूला आप सभी को भी ये भी बता चुके हैं, कहिएगा हाँ सर। विद्युत ऊर्जा यानी कि U बराबर फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति, यानी जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और समय अंतराल कितना समय लग रहा है, जिसको T से डिनोट करते हैं। तो बस यही फॉर्मूला लगाना है, दोनों को गुना कर देना है। अब यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर 100 वाट का बल्ब है, जो कि हम शक्ति से डिनोट कर रहे हैं, तो वाट का फॉर्मूला होता है ना शक्ति जी, शक्ति का ही ना फॉर्मूला वाट होता है, कहेंगे हाँ सर। तो 100 यहाँ पर रखिए, और समय कितना है, कहता है 1 मिनट जलता है, तो सर 1 यहाँ पर कर देंगे। लेकिन भाई मेरे ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी गणना होता है ना सेकंड में होता है, ठीक है ना। तो सेकंड में यहाँ से, तो सर 1 मिनट लिख रहा है, तो मिनट को सेकंड कर दीजिए बस। तो यानी 60 सर, यहाँ पर 1 हटा करके हम 60 लिख देते हैं, तो मिनट जो है सेकंड बन गया। बस गुना कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, कहेंगे सर 6 पर 1 2 3 को शून्य रख देते हैं, बस 6000 क्या निकल गया। कहेंगे सर हम लोग निकाल रहे हैं विद्युत ऊर्जा, तो सर इसको जूल में मापते हैं, तो 6000 क्या हो जाएगा, जूल। समझ गए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर, सॉरी हाँ बी बिल्कुल सही है। अच्छा हम बीच में कंफ्यूज हो गए, हमको लगने लगा ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फिर देखते हैं भाई इसमें तो जूल कहीं दिया हुआ ही नहीं है ना, तो आंसर बी होगा, ठीक है। बाकी समझ गए ना किस प्रकार से होता है। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है, बड़ा गजब बात है, आज 3 न्यूमेरिकल आ गया। 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये घनत्व का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, इसी में घनत्व को मापते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। तो कह रहा है कि इतना घनत्व वाला एक ठोस है जो कि तेल पर तैर रहा है। फिर कहता है वह तेल जो है ये 1000 घनत्व वाला है ना, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाला पानी पर तैर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कहता है एक ठोस जिसका कि घनत्व इतना है, ये तेल पर तैर रहा है। अब ये तेल जो है इतना घनत्व वाला पानी पर तैर रहा है, तो कहता है बताइए तो तेलवा का घनत्व कितना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा ना, तो आप क्या करिएगा, ये दोनों को बस जोड़ दीजिएगा और 2 से दे दीजिएगा भाग। तो कहेंगे सर 900 और प्लस का सर 1000 कर देंगे और 2 से देंगे भाग, सर यहाँ पर हो जाएगा 1900 और बटे का हो जाएगा 2। जब इसको काटिएगा तो कहेंगे सर कितना, तो 2 नमा 18, कहेंगे सर यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 2 5 10, 950 सर निकल गया। क्या 950 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बोलेंगे, है ना। तो घनत्व तो यही होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में पूछ ही रहा है। 950 देखिए कहाँ पर है, कहेंगे सर ऑप्शन ए में दे रखा है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ध्वनि की गति निर्भर करती है किन चीज़ों पर। ध्वनि की गति निर्भर करती है किन चीज़ों पर, माध्यम के तापमान पर, माध्यम के दबाव पर, या ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत के तापमान पर, है ना, या फिर माध्यम के तापमान और दबाव पर। बताइए आंसर क्या होगा तो कहेंगे सर माध्यम के तापमान पर निर्भर करता है ध्वनि। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है सतत विकास का मुख्य महत्व क्या है। सतत विकास भावी पीढ़ी की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना,
विकास के लिए तेजी से उपलब्ध संसाधनों का दोहन करना, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों यानी जो हमें मिला हुआ है प्राकृतिक संसाधन को लागत में वृद्धि करना, या प्राकृतिक संसाधन के भंडारण को बढ़ाना। मेरे ख्याल से आप सभी को बताए हैं ये वाला। कहेंगे सर भावी पीढ़ी की जरूरतों, या फिर नहीं बताएं तो याद रखिएगा, ठीक है ना। भावी पीढ़ी की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, मैंने अगले पीढ़ी के लिए, वही कहते हैं, उसी को कहा जाता है सतत विकास। ए आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ठंडे पानी में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी तक जा सकती है। ये डायरेक्टली याद रखिएगा। आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर सी, 10 ppm तक जा सकती है ना। ये पूछा जाता है, सी आंसर होगा आपका बस। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जल विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा क्या होती है। गैर प्रदूषणकारी और गैर नवीकरणीय होती है, प्रदूषणकारी और गैर नवीकरणीय होती है, गैर प्रदूषणकारी और नवीकरणीय होता है, या प्रदूषणकारी और नवीकरणीय दोनों होता है। बताइए जल विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा क्या होती है। तो बिल्कुल कहिएगा सर ऑप्शन सी सही है। गैर प्रदूषणकारी यानी प्रदूषणकारी नहीं होता है और नवीकरणीय ऊर्जा होता है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत डैश है, समाप्त होने वाला है या समाप्त नहीं होने वाला, यानी कि अक्षय ऊर्जा है, या न तो समाप्ति होगा है ना, या फिर नहीं अक्षय है, या अधिक महंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, समाप्त होने वाला है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत समाप्त होने वाला है, ए आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 100 वाट, ये भी अरे भाई ये भी न्यूमेरिकल लग रहा है। देखिए कहता है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से, यानी मेन माने तार हो रहा है, ठीक है, तार से जोड़ा जाता है, तो बल्ब का प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा। तो धारा कैसा ही मात्रक भाई सब आप सभी को बता दिए हैं। और यहाँ पर देखिए कौन सा वोल्ट दिया हुआ है, इधर वाट दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, आई बराबर, बिल्कुल कहिएगा सर यहाँ पर हम लोग आई वाला फॉर्मूला लगा देंगे, P/V वाला, है ना, बस यही वाला आप ध्यान रखिएगा, आई बराबर P/V। पी कितना दिया हुआ है, कहेंगे सर 100 वाट दिया हुआ है, 100 लगाइए यहाँ पर। वाट कितना दिया हुआ है, कहेंगे सर 250 वोल्ट दिया, 250 यहाँ पर रख दीजिए, बस सिंपली काट दीजिए, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है। 10/25 यानी कि 25 से जब 10 में हम लोग भाग देते हैं सर 0 पॉइंट देकर यहाँ 0 देंगे, 25 चौका 100, 0.4 निकल गया। और क्या नाप रहे हैं हम लोग सर, तो कहेंगे सर धारा का मान निकालना है, तो 0.4 एम्पियर बोल देंगे बस। आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू मेरे, कहता है सेल से विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलम। बताइए क्या होगा आंसर, कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है, वोल्ट में होता है ना, आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कौन सा लेंस को हम लोग अपसारी कहते हैं। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। अपसारी किसको कहते हैं ये कह रहा है, तो कहेंगे सर आंसर ए हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, ध्यान रखें ना। चलिए ये है आपका जीके जी सोशल स्टडीज को स्टार्ट करते हैं। कहता है मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, बाबू मेरे बताइए, मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो कहेंगे सर ऑप्शन बी सही है, विधि की आत्मा के लेखक कौन है, मोंटेस्क्यू, ध्यान रखिएगा। गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी मानी जाती है, बाबू मेरे बताइए, तो कहेंगे सर ऑप्शन बी सही है, लोमी उसका नाम है, क्या बोलेंगे उसको, लोमी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी, सैंडी मिट्टी, सैंडी मैंने बालू वाला मिट्टी, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लोमी मिट्टी बोलेंगे, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेबी आई नोट कर लीजिए। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य, कहिएगा सर जी 10 गो अस्थायी सदस्य होता है और 5 गो अस्थायी सदस्य होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा 5 जब अस्थायी सदस्य होता है तो अस्थायी सदस्य का फिर इसका तो कार्यकाल सर होगा नहीं, मतलब ये स्टेबल रूप से बने ही रहेंगे, तो 5 अस्थायी सदस्य भी कभी कभी पूछे जाते हैं, वैसे अदर एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है, तो नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है, तो कहेंगे सर एगो चाइना है ना, चीन लिख देते हैं, चीन, फ्रांस, अमेरिका लिखिए, अमेरिका, ब्रिटेन लिखिए, ब्रिटेन, और एक कौन हो जाएगा, कहेंगे सर रूस यानी रसिया। तो चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, ये टोटली 5 ऐसे देश हैं जो कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। और अस्थायी सदस्य के रूप में कितने होते हैं, उसमें अस्थायी सदस्य कहेंगे सर 10 होता है। तो सर भारत कहाँ पर है, तो भारत अस्थायी सदस्य के रूप में कई बार इसमें चयनित हो चुके हैं। कितनी बार सर अभी तक हो चुका है, तो 2024 तक है ना, लेटेस्ट अपडेट जो 2024 तक वाला है, वो कितनी बार भारत हमारा जो है इसमें अस्थायी के रूप में रह चुके हैं, तो कहेंगे सर टोटली 8 बार रह चुका है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और सर जब अस्थायी है तो कितने वर्ष का इसका कार्यकाल है, तो सर 2 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है ना, 2 वर्ष के बाद ये हट जाते हैं, टोटली हो जाएगा 16 वर्ष। भारत भी जो है, भारत हो गया, अन्य भी कई सारे देश जो हैं इसमें अस्थायी मेंबर के रूप में मांग कर रहा है ना, कि भाई हमें अस्थायी सदस्य इसमें दो, है ना, सुरक्षा परिषद में। तो बाकी ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। अस्थायी सदस्य अस्थायी 10 होते हैं, अस्थायी 5 होते हैं, अस्थायी कौन कौन से हैं, और अस्थायी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। भारत अभी तक 8 बार इसमें अस्थायी पद के रूप में रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई।
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो कहेंगे सर आंसर सी बिल्कुल सही है, 3 सितंबर 1939 को होता है, 1945 तक चलता है, टोटली 6 वर्ष तक। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई बताइए? औद्योगिक क्रांति कहेंगे सर ए बिल्कुल सही है, इंग्लैंड में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो बुक में तो आपको बता चुके हैं, चीन दिया है, लेकिन चीन होगा नहीं। आंसर आपका क्या होगा? अरे अमेरिका क्यों लगा रहे हैं भाई, भारत है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा सर? अपना भारत जनसंख्या के मामले में सबसे टॉप पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टाई क्षेत्र में बाढ़ आने का क्या कारण है ना। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़, डेल्टाई की एक ही बात है, बताइए। तो क्या सर ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। किसके वजह से? वायु प्रदूषण के कारण ग्लेशियर पिघलते हैं और डेल्टाई क्षेत्र में क्या होता है? बाढ़ आता है। ए आंसर बिल्कुल सही है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के ही छोड़ दी जाती है, किस रूप में जानी जाती है? देखिए क्या कह रहा है, कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्तमान परती नहीं बोलिएगा, उसको हम लोग कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित होता है? बता चुके हैं, कहिएगा सर सी आंसर सही है, थोरियम। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाबार्डिया हेप्टेन्यूरोन ये किसकी एक प्रजाति है? तो कहिएगा सर आंसर सी सही है, ये घास का एक प्रजाति है, घास का नाम है हाबार्डिया हेप्टेन्यूरोन। देख रहे हैं क्या क्या नाम है भाई घास के भी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विश्व का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन कौन सा है? अच्छा, प्रचुर माने क्या समझ में आता है? मतलब बहुत अधिक मात्रा में जीवाश्म है, कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस या कोयला? तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, कोयला जो है ये हमारे पृथ्वी के अंदर प्रचुर मात्रा में है ना। तो आंसर कौन सा होगा? डी होगा। और पूरे विश्व भर में तो पृथ्वी हम बोल तो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई के मामले में कौन फर्स्ट होगा? तो कहिएगा सर महाराष्ट्र ही होगा भाई मेरे, है ना, महाराष्ट्र ही होगा सर। वित्तीय राजधानी भी बोल सकते हैं इसको, मुंबई को बोलते हैं हम लोग, तो महाराष्ट्र तो होगा ही सर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध रहा है? तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, भागलपुर। आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लोकतंत्र में शासन कौन करता है? अगर अभी के अनुसार अगर स्थिति बताया जाए ना, तो लोकतंत्र में शासन कौन कौन कर रहा है? कहेंगे सर न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, ये सब सर लोकतंत्र के शासन करता है, जनता नहीं है। जनता किस एंगल से भी लोकतंत्र में शासन कर रहा है, लेकिन आंसर आपको यही लगाना है ना। कहेंगे सर जनता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? बता चुके हैं भाई मेरे आप सभी को। कहिएगा सर जी 6 वर्ष होता है, और लेकिन मैक्सिमम 65 वर्ष उम्र तक वो रह सकता है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल के पद पर। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन था। ये भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में। कहता है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो बाबू मेरे ध्यान रखिएगा, टोटली 6 राज्यों में, भारत के टोटली 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सा? तो लिख लीजिए यदि आपको लिखना है तो। कहेंगे सर यूपी, एगो है सर कर्नाटक, यूपी में टोटली 100, कर्नाटक में भी इसी प्रकार से है। फिर भी आपको बिहार वाला बस याद रखिएगा, बिहार में कितना है? टोटली 75 है। ठीक है, बिहार है ना, यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र एक, और तेलंगाना, और एक आंध्र प्रदेश। तेलंगाना किस प्रकार से लिख रहे हैं भाई? तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश, बस मोटा मोटा लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटली 6 राज्यों में, भारत के टोटली 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार वाला ध्यान रखिएगा, टोटली 75 है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? बताइए। तो कहिएगा सर आंसर डी सही है, 1928 में। 87 का आंसर कौन सा? कहेंगे डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है बाबू मेरे, बताइए तो। एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो कहिएगा सर भारत में हम लोग पढ़े हैं सर बहुदलीय जो है कि शासन व्यवस्था है ना, तो कौन सा बोलेंगे? कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लोकतंत्र की सफलता के लिए, इसको हम ऊपर करके थोड़ा सा अच्छे से इसको बताएंगे। देखिए कहता है लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है? दिमाग लगाइए, अभी के अनुसार बताइए तो क्या होगा आंसर? कहेंगे सर लोकतंत्र की सफलता का सर एक आवश्यक शर्त शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी और मतदान का खूब बढ़ चढ़ के दुरुपयोग, यही ना है जी? अभी का स्थिति तो यही है, लेकिन आंसर आपको ये लगाना नहीं है। आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर लोकतंत्र में आस्था। आहा, लोकतंत्र में आपको आस्था रखना है कि भाई लोकतंत्र अभी है हमारे देश में, लेकिन किस कदर हम लोकतंत्र हमारे देश में अब है बचा हुआ, वो तो आप सभी को अच्छे से पता है ना। बाकी ये सारा ऑप्शन अभी के अनुसार ठीक है, लेकिन लगाना तो आपको सी है। चलिए
अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के लिए चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है? महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है, हिंसा या चुनाव के दौरान धन और बाहुबल, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर उपरोक्त में से सभी। क्या कह रहा था सवाल? कहता है लोकतंत्र में चुनौती का प्रतिनिधित्व। चुनौती तो नहीं बोल सकते हैं, अभी तो ये सब आम बात हो गया है ना, हिंसा है ना, धन, बाहुबल, सबसे मेन तो यही धन और बाहुबल, ये सब तो आम बातें हो गई अब चुनाव के दौरान। तो कौन सा आंसर होगा? कहेंगे सर डी। चुनौती के लिए कह रहा तो डी ही लगाना है ना। तो चलिए, आप सभी का क्लास एंड हुआ, स्कोर क्या रहा है ये कमेंट में लिखिएगा, और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को मिल जाएगा, ठीक ना। बहुत जल्द मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।